यस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने कुछ सेक्शन आपको एक्सप्लेन किया था। मोनो सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पार्ट बताया था, लेकिन आज इसको हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, यस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, और जनरली बेटा आपको यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना, वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो तभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं और जरा इसके रेट और इसका जो ऑर्डर वगैरह है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। ठीक, तो जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिया है ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के पास प्रेजेंट है बच्चों हमारे पास 6 हाइड्रोजन। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म सेक्शन कल डिस्कस किया था, उसी को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे आया एक रिएक्टिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है तो साथ में न्यूक्लियोफाइल तो प्रेजेंट होगा ही, मतलब पॉजिटिव सेक्शन तो नेगेटिव सेक्शन तो प्रेजेंट होगा ही, राइट। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ बेटा हम लोग फॉलो करते हैं लिबिस बेस। क्या फॉलो करते हैं? लिबिस बेस फॉलो करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि लिबिस बेस अगर फॉलो करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं से H माइनस को विड्रॉ करेगा, लेकिन क्वेश्चन है कि लिबिस बेस यूज करने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। लिबिस बेस को भी यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम यहाँ पे लिबिस एसिड्स के साथ पहले बात करेंगे। ठीक है, कि लिबिस एसिड, अब लिबिस एसिड्स क्या है, तो एक्सेप्टर्स होते हैं ये। और किसके एक्सेप्टर्स होते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर्स, ये सब एक्सेप्टर्स होते हैं। बहुत अच्छे। तो अब यहाँ से जो लिबिस एसिड्स है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए से किया है मैंने रिप्रेजेंट। तो पहली स्टेप क्या होगी, और यहाँ से जो आंसर बनेगा वो तो आपको पता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जोड़ देना, आंसर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसके पीछे की जो स्टेप्स हैं उसको अब मैं नीचे करता हूँ एक्सप्लेन। तो चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म सेक्शन की तरफ। ठीक, यस। तो मैकेनिज्म सेक्शन में सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें पहली स्टेप में बच्चों क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा और उसके साथ जो अटैच न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये अटैकिंग स्पीसीज है। ठीक है, ये आपकी अटैकिंग स्पीसीज है। तो अटैकिंग स्पीसीज सबसे पहले बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेगी आपकी लिबिस एसिड्स के साथ। किसके साथ करेगी? लिबिस एसिड के साथ करेगी, लिबिस एसिड। बेंजीन के पास तो बाद में कहानी पहुंचेगी, पहले लिबिस एसिड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा अटैकिंग स्पीसीज। तो लिबिस एसिड क्या होता है, इनका नेचर क्या है? एक्सेप्टर है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज का एक्सेप्टर होता है। तो बेटा ये क्या करेगा, यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होंगे या इनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो लिबिस एसिड पहले उनको एक्सेप्ट करेगा। और जैसे एक्सेप्ट करेगा तो मुझे बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा? ई प्लस आ जाएगा। ठीक है, यस, चार्ज। और यहां से बन जाएगा ए, आपका लिबिस एसिड था, इसके साथ पहुंचेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहली स्टेप आपकी ये हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप यहां तक समझ में आ गई। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, लिबिस एसिड से क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट किया है, और यहाँ से स्टेप कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ से मिल चुका है पूरी तरीके से आपको इलेक्ट्रोफाइल। तो लिबिस एसिड का रोल क्या है वो समझो। लिबिस एसिड का रोल ये है कि न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को एक्सेप्ट करना, बिकॉज लिबिस एसिड्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स के साथ होते हैं। ठीक है, तो अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उसको रिच करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को या न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है ई प्लस, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। अब आते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको मिला यहाँ से बेंजीन, और बेंजीन में कहानी कुछ यूं होगी बच्चों कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कैसे करेगा? क्या एडिशन रिएक्शन से करेगा? मैंने कल ही फिनिश किया था कि एडिशन रिएक्शन तो होती नहीं है, बिकॉज इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। तो क्या करते हैं बेंजीन में,
इलेक्ट्रॉन्स को हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, सपोज इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया है, तो यहाँ से डेल माइनस, यहाँ से डेल पॉजिटिव, सामने से बच्चों टैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अटैक करेगा इस नेगेटिव सेंटर पे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कुछ यूं, डबल बॉन्ड, बीच में आपका अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव यहाँ से मूव करेगा और इस तरीके से यहाँ तक मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलता है, हाँ, एरेनियम आयन मिलता है, राइट। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, ठीक। अच्छा, तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव सेंटर पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके बेटा ऐड हो चुका है और इसी के पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन और यहाँ पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, अगर ये यहाँ से H+, अगर यहाँ से हाइड्रोजन अगर बाहर चला जाता है तो जो बेंजीन है उसकी एरोमेटिसिटी तो लूज ही हो गई, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मूव कराएगा, और जैसे मूव कराएगा तो इस H+ को बाहर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस H+ को बाहर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ये फिर जो निकला था न्यूक्लियोफाइल वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो H+ यहाँ से बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा अपने एडजेसेंट पोजीशन पे, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा, तो शिफ्ट करने के साथ यहाँ से आपका डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड आपका यहाँ से डिस्टर्ब हुआ था, जो कंजुगेशन आपका डिस्टर्ब हुआ था, वो फिर से रिगेन हो गया है और यहाँ पे आ चुका है इलेक्ट्रोफाइल। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ, ओवरऑल प्रोसेस ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, तो कौन किसने किया है, तो हमारा मेन रिएक्टेंट था बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल, इसके साथ था न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो टेक्निक स्पीसीज थी उसने बच्चों रिप्लेस किसको किया है, इसने रिप्लेस किया है जो आपके बेंजीन के पास प्रेजेंट था हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन थे, 6 में से मैं किसी को बाहर निकाल सकता हूं, तो इस E+ ने बेंजीन का जो H+ आयन था उसको सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, तो डेफिनेटली वी विल कॉल इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं बच्चों बात करता हूं, ये जो सेकंड स्टेप है जरा इसको मैं करता हूं एक्सप्लेन, इस पॉइंट को ध्यान देना, इस पॉइंट में जब बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लो स्टेप, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लो स्टेप, यही स्लो स्टेप है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और यही होती है बच्चों RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, करेक्ट। जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जा रहा होगा और यहाँ से बताया मैंने बीच में एक स्पीसीज और मिलेगी जो आपकी एरेनियम आयन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ था तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे जनरेट किया है, ये पॉजिटिव यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, एरेनियम आयन मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, इसको यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इसको हम लोग वीलेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, WHELLEND, वीलेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसे हम लोग कॉल करते हैं, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे ये जो H+ साइन बाहर जाएगा तो मैंने बोला कि या तो सॉल्वेंट रोल प्ले करेगा या फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो रोल प्ले करेगा, तो यहाँ से H+ को जैसे ये बाहर निकाल रहा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को जैसे बाहर निकाल रहा होगा, तो ये स्टेप बच्चों होती है फास्ट, मतलब जब H+ साइन बाहर जाएगा तो वो स्टेप फास्ट होती है, और जब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो स्टेप स्लो होती है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे मैकेनिज्म सेक्शन। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो आपकी 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन या 2 स्टेप प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपकी स्लो थी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब यहाँ पे मैं रेट निकालने की बात करूंगा, यहाँ से मैंने बोला है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो मैं केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करूंगा और मैं यहाँ से इसका रेट निकालूंगा dx डिवाइड बाई dt, रेट बेटा क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो हम डिस्कशन करते हैं, dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होना, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है, ठीक है, प्लस माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, dx बाई dt इज इक्वल टू कि आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाएगा, और ये किस किस पे डिपेंड करेगा, तो याद करो पहली स्टेप के अंदर जो स्लो स्टेप थी उसमें बेंजीन भी था, इलेक्ट्रोफाइल भी था, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगी बेटा बेंजीन के ऊपर रेट, और डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1,
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फाइनल ऑर्डर होगा वो हो जाएगा आपका कितना 2। बनिए तो ऑर्डर आपका यहाँ से 2 हो चुका है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ। बेंजीन था बच्चों, यस बेंजीन था। बेंजीन पर अटैक किसका हुआ था? इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। यस न्यूक्लियोफाइल बच्चों कहाँ चला गया था? लेविस एसिड की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, पहली स्टेप थी, स्लो स्टेप थी। तो स्लो स्टेप के अंदर दो चीजें आपको दिख रही थी, तो बेंजीन और आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो वहां से आपका रेट डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था बच्चों? सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने उस H+ आयन को बाहर निकाला था, जिस कारण पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था। उस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एडेसेंट पोजीशन पर रिलीज किया था, बिकॉज वहां पॉजिटिव चार्ज था। तो एरोमेटिसिटी फिर से आ गई बेंजीन की, बहुत अच्छा काम हो गया, स्टेबिलिटी गेन हो गई, और बेटा वहां से निकल गया H+ आयन। तो H+ चला गया न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट के साथ। बात मेरी समझ में आ रही है? तो वो फास्ट स्टेप होती है। तो स्लो स्टेप से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। रेट क्लियर हो गया, ऑर्डर क्लियर हो गया, यस। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग, ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे बेटा जैसे मानकर चलो आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं बेंजीन से एरोमेटिक ABCD। आपसे बोला जाएगा कि इन चारों में से चारों डिफरेंट कंपाउंड है बेंजीन के, ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं। पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी फास्ट है, किसकी स्लो है, कहाँ पे फास्ट होने वाली है। तो क्या करना है कि बेंजीन रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना तेज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। तो हम लोग फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे जितनी ज्यादा होगी, बिकॉज सामने से कौन आने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने बताया था ये रिएजेंट था बेटा, ये तो रिएजेंट था। इस रिएजेंट के सामने लिविस एसिड आया था, उस लिविस एसिड ने न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट किया, वो बाहर निकल गया, और यहाँ से क्या बचा था बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी भी स्पीसीज पे अटैक कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना तेजी से इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट उतना ही जबरदस्त होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे GOC1 को इंट्रोड्यूस करूं तो GOC1 के हिसाब से आपका जो रेट होगा वो कैसे होगा? तो हम बात कर सकते हैं बच्चों वही पावर ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग वर्ड मैंने सेकेंड टाइम यूज किया है, फर्स्ट टाइम मैंने ऑफलाइन सेशन में यूज किया था कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कौन करता है। एक्टिवेट करने का मतलब बच्चों क्या, कि जो बेंजीन रिंग की ऑलरेडी, जब ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, सिर्फ बेंजीन प्रेजेंट है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड बेटा इंक्रीज कर जाता है, तो इंक्रीज करने के लिए बेटा क्या चाहिए? क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। तो अगर बेंजीन पे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो इसकी डेंसिटी बच्चों इंक्रीज कर जाएगी बेंजीन की, जो पहले आपकी बेंजीन थी उससे कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हम उन ग्रुप को बच्चों क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग पे कभी मैं कुछ ऐसे ग्रुप लगा दूं जो बच्चों बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा क्या करते हो? विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो, वो सारे के सारे जो क्या करेंगे बेटा कि इनिशियली जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके कंपैरिजन में जब अपने ग्रुप लगा दिए तो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों डिक्रीज हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और जैसे डिक्रीज होगी तो हम उन ग्रुप को बच्चों क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटर ग्रुप। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में बैठ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। GOC1 का जो सीक्वेंस है कि किस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये डिपेंड करेगा बच्चों आपका कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ग्रुप लगा दूं जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करें। तो इंक्रीज करने वाले बच्चों कौन से ग्रुप हो सकते हैं? या तो आपका प्लस M ग्रुप हो, या फिर आपका प्लस H ग्रुप हो, या फिर आपका प्लस I ग्रुप हो। करेक्ट? सभी को समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो दे रहे हैं।
तो बेंजीन रिंग के सामने अगर मैंने प्लस एम ग्रुप लगा दिए, प्लस एच ग्रुप लगा दिए, प्लस आई ग्रुप लगा दिए, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग आपकी इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करेगी तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, ऑर्थो पैरा पे किस तरीके से होगा, उसके बारे में मैं करूंगा यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, दोनों चीजें क्लियर है। हमें जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट निकालना होगा, अगर क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं बेटा जनरली, तो हमें कैसे करना होगा, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ज्यादा कब होगी, वो डिपेंड करेगी प्लस एम प्लस एच एन प्लस आई ग्रुप पे। और फिर अगर इसके अलावा चीजें कैसे बदलती हैं, बहुत सारे बेंजीन रिंग जोड़ सकते हैं, वो भी चीज मैं करूंगा डिस्कस। तो पहले मैं लेता हूं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलो, तो लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन। ये दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर चलते हैं इसके हम लोग एप्लीकेशंस पे, और करूंगा एक्सप्लेन कि कौन कौन सी एक्शंस आपकी हो सकती हैं। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ आपको यहाँ पे करना है एक्सप्लेन। मैं कुछ कंपाउंड देता हूँ। सबसे पहला कंपाउंड है बच्चों सिंपल, यहाँ पे आपका बेंजीन। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड है आपका यहाँ पे टोलिन। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने CH3। इसी तरीके से थर्ड कंपाउंड दिया है मैंने यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप। एंड फोर्थ कंपाउंड आपका यहाँ पे है, यस, फोर्थ कंपाउंड CH3 दिया है मैंने, और यहाँ ले लेता हूं मैं, चलो क्लोरीन। ठीक है, सॉल्व करो। यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या हो, बताओ बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है, उसमें सबसे फास्ट आपका जो रिएक्टिविटी रेट होगा वो किसका होगा, बताओ मुझे। देखो बच्चों, मुझे बताओ, पहले ग्रुप पहचानो। इस बेंजीन के पास तो कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये रेफरेंस है, रेफरेंस कंपाउंड, कोई इशू नहीं है। ये CH3 दे रखा है, तो CH3 बच्चों क्या करेगा बताओ, प्लस आई ग्रुप भी शो करता है ना, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। दूसरा बेंजीन के साथ हाइपर कंजुगेशन भी तो करता है, ये भी आपको पता है, तो मतलब ये हाइपर कंजुगेशन को भी शो करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा नाइट्रो पे आ जाओ, तो नाइट्रो बच्चों कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, -M डोमिनेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन लगा के दे रखे हैं, तो मैंने क्लोरीन को कहीं भी लगा दो बेटा, कोई ऐसा ग्रुप और तो कोई ग्रुप है नहीं, तो क्लोरीन अकेला है, जैसे क्लोरोबेंजीन, कहीं भी लगाओ बेंजीन इज सिमेट्रिकल। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि क्लोरीन यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, मैंने सीक्वेंस पूछा है ना, तो क्लोरीन बेटा यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, -I या +M, -I, -I विल डोमिनेट। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है रिएक्टिविटी रेट का, -I। ठीक है, -I से आपको आंसर निकालना है। तो फिर हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि +M +H +I ग्रुप लगा होगा, तो डेफिनेटली वहां पे रेट आपका ज्यादा होगा, बिकॉज बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा उस पर हम लोग आते हैं, देखते हैं। तो बताओ बेटा, सबसे फर्स्ट वाले केस में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी, सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी भाई, ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज 3 और 4 में। सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, परफेक्ट, तो यस, सेकेंड सबसे पहले। फिर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा बच्चों, इन दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है, नाइट्रो की या क्लोरीन की, नाइट्रो क्लोरीन थर्ड, और फिर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, नाइट्रो को मैं पहले लगा सकता हूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि नाइट्रो की जो पावर है वो अधिक है, ज्यादा तेजी से विड्रॉ करेगा, क्लोरीन उससे कंपैरिजन में कम पावर, मैंने पावर लिखा था डायरेक्ट टू पावर। ठीक है, यस, तो यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम पावर से विड्रॉ करेगा नाइट्रो, तो वो सबसे लास्ट में आएगा, फोर्थ एंड आपका थर्ड। ठीक है, इट इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट कंपाउंड है आपका यहाँ पे बेंजीन, इसके साथ लगा के दिया मैंने OH। सेकेंड कंपाउंड लिया है मैंने यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक COOH, ठीक है। यस, नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO। नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड लिया है मैंने यहाँ पे बेंजीन, और उसके साथ बच्चों अटैच किया है मैंने यस प्रोपाइल सेक्शन, आइसो प्रोपाइल सेक्शन। फिफ्थ मैंने बेंजीन रिंग से अटैच किया है आपका अमाइन सेक्शन NH2। बताओ बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा? इजी है क्वेश्चन, चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी, ठीक है। सबसे देखो पहचानना स्टार्ट करो। OH यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, इसके पास लोन पेयर्स, ठीक है बेटा, मैं बता भी चुका हूँ। लोन पेयर्स दिख रहे हैं ना, बेंजीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच, जो ऑक्सीजन है उसके पास, तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा। जब अंदर मूव करेगा तो OH ऑलवेज वर्क एज प्लस M ग्रुप, कोई डाउट नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों इसकी इंक्रीज हो चुकी है फर्स्ट में। सेकेंड वाले केस में देखो एसिड है, तो एसिड में आपको अच्छे से पता है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसिड में आपको मिलेगा C डबल बॉन्डो देन आपका OH, यही मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या होगी, कार्बन ऑक्सीजन की अधिक होगी तो पाई बाहर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ शिफ्ट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट में तो अंदर आ रहा था, यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा बेटा, -M की तरह। कैसे वर्क करेगा, -M। नेक्स्ट एल्डिहाइड पे आ जाओ। एल्डिहाइड भी कुछ यूं ही वर्क करेगा जैसे एसिड वर्क कर रहा है, बिकॉज एल्डिहाइड में क्या है, C डबल बॉन्ड H, ये पाई बाहर जाएगा, ये डेल माइनस होगा, और यहाँ बच्चों डेल पॉजिटिव होगा। तो बेंजीन से डेंसिटी आपकी बाहर की तरफ जाने वाली है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज कर रही थी, राइट। ये भी वर्क करेगा बेटा -M की तरीके से, एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लगा कर दिया है, तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे, इंडक्टिव भी चेक कर सकते हैं, हाइपर, लेकिन हाइपर की क्या होता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, डोमिनेंसी होती है। तो बच्चों देखो इस कार्बन पे, नीचे वाला कार्बन sp2 है, ऊपर वाला sp3 है, इसके पास प्रेजेंट ओनली वन हाइड्रोजन। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस कंपाउंड के पास प्रेजेंट ओनली वन एल्फा हाइड्रोजन, वन एल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? यस। तो वन एल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से बेटा हाइपर कंजुगेशन तो होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज ही करेगी, और कौन सा हाइपर कंजुगेशन होगा, +H होगा, राइट। यस। इसके बाद नेक्स्ट NH2, इसके पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर बेटा अंदर ही जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ग्रुप में लोन पेयर अंदर की तरफ मूव करेगा, तो जब ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो NH2 है इट विल वर्क एज +M, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंक्रीज। बताओ, अब मैंने सारे के सारे ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आपका आंसर अब बने। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? यस, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है वो देख लो बेटा, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 1 3, मतलब मैं लिखूं 1 4 and 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये पहले आएंगे सब्स्टिट्यूशन में। सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों डिक्रीज कर रही है, तो ये बाद में आएंगे। समझ में आ गया? लेकिन थर्ड, बस अब पावर की कहानी बची है, तो पावर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप पावर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो NH2 और OH, ठीक है। इन दोनों में से हम बात कर रहे हैं कि जो डोनेटिंग पावर है, जो प्लस पावर है, किसकी बेटर है? तो आंसर तो वैसे ही बनेगा ना, बताओ बच्चों। OH के साथ बात कर रहे हैं, यस बिल्कुल OH। तो आंसर जो अभी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कर रखा है कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड आएगा, ठीक है, वो होगा आपका वन, फर्स्ट कंपाउंड सबसे पहले आएगा।
फर्स्ट सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे फिफ्थ, बिल्कुल अमाइन, उसके बाद आपका आएगा यहाँ से 4, बिल्कुल सही है, और 3 और 2 दो बचेंगे, वो तो लास्ट में पहुंचेंगे। 3 और 2 में से आपको फिर क्या चेक करना पड़ेगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। जो स्लो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, धीरे से विड्रॉ करेगा, फास्ट नहीं करेगा, मतलब इसकी पावर आपकी स्लो होगी, उसको चेक पहले ही करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा ही, जिसकी पावर कम होगी तो वो पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा बच्चों, पहले कौन सा आएगा, एल्डिहाइड सेक्शन, राइट, और उसके बाद में आपका एसिड। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब ध्यान से करना सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन इजी है। यहां दिया है मैंने नाइट्रो, नेक्स्ट ये आपका यहां से एल्डिहाइड है, थर्ड कंपाउंड दिया है मैंने बच्चों क्लोरीन, ठीक है, माइनस आई की तरह ही आपको यहाँ पे आंसर बनाना है इसका, और लास्ट में आपको दे रखा है मैंने फिनॉल। बताओ मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होगा। तो बेटा ये कैसा है, ये कैसा है, माइनस है, ठीक है, ओके। एल्डिहाइड कैसा है, माइनस एम, सीधा लिख लो, अब तो पता है। ये कैसा, माइनस आई। OH कैसा, लोन पेयर है, अंदर देगा प्लस एम। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको फिर से बताता हूँ, ऑफलाइन सेशन में भी पढ़ा बताया था। जैसे बच्चों बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा है जी, ध्यान दो, इस ग्रुप जी के पास अगर बच्चों प्रेजेंट हैं लोन पेयर्स, अगर इसके पास प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के अंदर डेंसिटी को शिफ्ट कर देगा, कोई डाउट नहीं है, अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या होगी, बेंजीन रिंग की इंक्रीज करेगी, करेक्ट। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसे ग्रुप लगे हैं जैसे ए डबल बॉन्ड बी, या बच्चों यहाँ पे लगा हुआ सपोज ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इस तरीके से, ठीक है, बहुत से ग्रुप लगे हुए, साइनाइड आता है, अभी ये एल्डिहाइड वाले ग्रुप थे, कार्बोक्सिलिक वाले, कार्बोनिल वाले ग्रुप आते हैं, तो इसमें बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हमेशा अधिक, आपको ऐसा देखेगा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा अधिक होगी ए से, है ना। तो उस केस में ये पाई बाहर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ए के पास, यहाँ भी ए के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस केस में, ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों हमेशा बेंजीन रिंग की डिक्रीज करती है। समझ में आ गया, बस वही में हम लोग ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और इसके आंसर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाइट्रो में क्या था, अगर आप नाइट्रो के जो स्ट्रक्चर है उसको बना के भी देखोगे तो एन डबल बॉन्ड ओ होगा ना, एक तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ओ होगा, तो पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, बिल्कुल सही। नाइट्रो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं कुछ बच्चों के लिए, तो देख लो नाइट्रो में क्या होगा, एन डबल बॉन्ड ओ होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ओ होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो बेटा ये बाहर की तरफ जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, तो एन के पास पॉजिटिव आएगा तो बेंजीन की डेंसिटी बाहर की तरफ चली जाएगी। समझ में आ गया, दैट्स व्हाई प्लस है। इसी तरीके से सेम एल्डिहाइड को जरा फिर से देख लो एक्सपांड करके, सी डबल बॉन्ड ONH, है ना, इधर तो बेंजीन होगा, यहाँ पे फिनाइल मतलब बेंजीन होगा, ये पाई ऊपर जाएगा तो ये डेल माइनस डेल पॉजिटिव, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर शिफ्ट करेगा बिकॉज कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ चुकी है, ठीक है। तो CHO इसलिए माइनस एम की तरह वर्क कर रहा है, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस के थ्रू ये बेंजीन रिंग को डिस्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। अब यहाँ देखो फिनॉल वाले केस में यहाँ पे फिनाइल था और यहाँ पे OH, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, तो ये लोन पेयर्स कहाँ जाएगा बेटा, मैंने बोला था कि बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर प्रेजेंट है लोन पेयर्स नेगेटिव चार्ज, तो बेंजीन रिंग के अंदर देंगे वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज करेगी। क्लोरीन की अपनी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तो वो वर्क करेगा माइनस आई की तरह। तो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका माइनस एम है, कौन सा आपका प्लस आई है, कौन सा माइनस आई, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या है बेटा, सबसे पहले बताओ कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट कौन सा आना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो इनक्रीज तो यही कर रहा है, तो हमारा सबसे पहले फोर्थ आ जाएगा बच्चों, करेक्ट। फिर कौन सा आना चाहिए, अब देखो ये माइनस एम है, माइनस एम से आपका अनस्टेबल कर रहा है, ये माइनस आई से कर रहा है, तो बताओ मुझे कौन सा आना चाहिए बेटा, माइनस आई वाला, ठीक है। यस, माइनस एम से तो बेटा पूरी तरीके से खाली हो जाएगा बेंजीन रिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी नहीं, तो 3 आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा बताओ जल्दी से, इन दोनों में से नाइट्रो और एल्डिहाइड दोनों में से माइनस एम पावर जिसकी कम होगी वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यस 2 पहले आ जाएगा,
और जो 1 होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। सभी को आंसर समझ में आ गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यस, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जरा बताना यहाँ पे इसका आंसर। फर्स्ट कंपाउंड लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे बेंजीन, इसमें मिथाइल दिया ऐड करके मैंने। सेकेंड कंपाउंड मैंने यूं दे दिया है, और थर्ड कंपाउंड ये बेंजीन है, इस पे इस तरीके से है, और फोर्थ वन यहाँ पे है आपका, इस पे हम लोग लगा सकते हैं एक क्लोरीन। चलो अब निकालो आंसर, क्या सीक्वेंस बनेगा? यस, देखो बच्चों क्या होगा, इसके पास क्या है बच्चों, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन। इंडक्टिव तो होगा लेकिन इंडक्टिव से पहले हाइपर आता है, ठीक है? तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसके बाद सेकेंड कंपाउंड पे आ जाओ, इसके पास क्या दिख रहा है? ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितना दिख रहा है बेटा? sp2 कार्बन से अटैच कार्बन को चेक करना होता है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और लास्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन ऑलवेज वर्क एज -I हियर। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर बेटा फटाफट से टिक कर लो, बताओ सबसे फास्ट कौन करेगा? यस, सबसे फास्ट बेटा, हाँ बिल्कुल, ये यहाँ से देखो, ये आपका क्या है, ये हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी हाइपर है, यहाँ भी हाइपर है, यहाँ पे इंडक्टिव हो रहा है, ठीक है? तो बताओ पहले कौन आना चाहिए? यस, सबसे कम होने वाला है, बिकॉज इंडक्टिव माइनस है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेजी से डिक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का टाइप तो सबसे स्लो यही होने वाला है। और ये सारे के सारे क्या है? प्लस एच, अरे प्लस एच ही एच है ना, प्लस एच प्लस एच प्लस एच। तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज होगी? तो आंसर बेटा कॉमन सी बात है, फर्स्ट होगा, उसमें डाउट ही नहीं है। फिर कौन सा आएगा? बिकॉज मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है, फिर आपका इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपका थर्ड आ जाएगा, करेक्ट। फिर कौन सा आएगा? आपका सेकंड आ जाएगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, 1, 3 और 2, और फोर्थ में तो डिक्रीज हो रही है, तो फोर्थ सबसे लीस्ट हो जाएगा। आ गया समझ में आंसर? क्लियर है सभी को? यस। इसके बाद अब जो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट आता है मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्या है, मैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारी क्या है, इस पे करेंगे हम लोग डिस्कशन। तो देखो बच्चों, इसकी कहानी बहुत ही इजी है कि हम लोग किस तरीके से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और दूसरा आपका जो मेटा डायरेक्टिंग है उसको हम डिफाइन कैसे करें, ठीक? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा समराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं पीछे वाली चीजों को। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर बेंजीन रिंग के सामने अगर बच्चों आता है ओनली 1 इलेक्ट्रोफाइल, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, सारे के सारे जो आपकी पोजीशंस हैं कार्बन की ओपन है, पूरी तरीके से ओपन है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। अब कहीं भी जोड़ो सेम आंसर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया, उसको आप 6 में से किसी भी पोजीशन पे जोड़ो, कोई तकलीफ नहीं है, आंसर आपका सेम बनेगा, करेक्ट है? तो यहां से आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा कि भाई बेंजीन रिंग जो है, उस बेंजीन रिंग पे हम इलेक्ट्रोफाइल्स को कहीं भी ऐड करेंगे, तो मैंने सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया, आप कहीं भी ऐड कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो जो मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था वो मोनो सब्स्टिट्यूशन का था। किसका था बेटा? मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन में तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने H प्लस को रिप्लेस किया, ओवरऑल अगर आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने क्या किया, उसने बेंजीन से H प्लस आयन को बाहर निकाला इलेक्ट्रोफाइल को, तो कोई डाउट ही नहीं है, एक इलेक्ट्रोफाइल ने एक को किया मोनो सब्स्टिट्यूशन, उसको कहीं भी जोड़ो। लेकिन अब कहानी स्टार्ट होगी आपकी कि जब मैं बात करूंगा मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद बच्चों डाई सब्स्टिट्यूशन की। तो डाई सब्स्टिट्यूशन जब आएगा, तो वहां पे बच्चों कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। अब
कहानी भी तो है यही कि बच्चों वन, जब वन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, सीधा आंसर बना लो। लेकिन ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन ये कब आती हैं? जब बेटा बेंजीन रिंग के पास एक ग्रुप लगा हो जी। ध्यान से सुनना, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है जी, जब वो ग्रुप जी पहले से ही लगा हुआ है और इसके सामने अब आ रहा है बेटा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक करना चाह रहा है, तो आप मुझे बताओ, ये ग्रुप जो जी लगा है, अगर ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर शिफ्ट करेगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि वहां डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा नेगेटिव नेगेटिव डेंसिटी बढ़ जाती है। मेटा डायरेक्टरिंग की बात करूंगा, तो अगर मान के चलो यही जी ग्रुप ऐसा लगा हो जो बेंजीन से डेंसिटी को बाहर की तरफ खींच रहा हो, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा हो, तो बच्चों वहां पे आपको मिलेगा मेटा डायरेक्टिंग। भाई जो ऑलरेडी ग्रुप लगा है वो डिफाइन करने वाला है, वो रास्ता बताएगा कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा ही नहीं था तो कोई डिसाइड नहीं करने वाला, वो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक करे 6 पोजीशंस में से। लेकिन जब वो तो था मोनो सब्स्टिट्यूशन, अब है डाई सब्स्टिट्यूशन। डाई सब्स्टिट्यूशन में पहले से ग्रुप होगा, पहले से एक ग्रुप प्रेजेंट होगा और सामने से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो पहले जो ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि सामने से आने वाला अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स कहां अटैक करे, ऑर्थो पे करे, पैरा पे करे या मेटा पे करे। तो देखो ये पोजीशंस क्या है ऑर्थो, ये पोजीशंस क्या है ऑर्थो, ठीक है, और ये पोजीशन क्या है बच्चों पैरा, और इधर वाली ये पोजीशंस क्या है आपकी मेटा, ये पोजीशंस क्या है आपकी मेटा। ठीक है, ये पोजीशंस यहाँ से आपकी मेटा है। बात समझ में आ रही है? तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या वो ऑर्थो पे अटैक करे, क्या वो मेटा पे अटैक करे, और क्या वो पैरा पे अटैक करे, तो कौन डिसाइड करेगा? वो लगा हुआ जो ग्रुप है पहले से। समझ में आ गया? स्टार्ट करें डाई सब्स्टिट्यूशन। बेटा मोनो सब्स्टिट्यूशन क्लियर, दिमाग में बैठ गया है? डाई सब्स्टिट्यूशन थोड़ा समझ में आया? अब करते हैं इसको हम एक्सप्लेन। तो लेते हैं हम लोग हेडिंग यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन। डाई सब्स्टिट्यूशन देखो बहुत ही इजी है, समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट को। डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? इन डाई सब्स्टिट्यूशन द ग्रुप व्हिच ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, जो ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट होगा, द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट होगा, दैट विल डिसाइड, जो बेंजीन पे ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पे अटैक करेगा, ठीक है, वो या तो अटैक करेगा बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, या वो अटैक करेगा आपका पैरा पोजीशन पे, या फिर वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, यही तो पोजीशंस ओपन होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से पॉइंट आने वाला है कि हमारे ऑर्थो पिकअप करेगा, पैरा पिकअप करेगा और मेटा पिकअप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताने वाला हूँ, और तो इस टाइप में आपके दो टाइप के ग्रुप आने वाले हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कहाँ पे अटैक करेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं। तो ग्रुप्स बेसिकली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट मिलेंगे आपको जो ग्रुप, वो होंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और सेकंड होगा आपका मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और सेकंड होगा आपका मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ ऑल ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट हेलोजेंस, एक्सेप्ट हेलोजेंस। ठीक है, और जो हेलोजेंस है ये बेटा होते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हेलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज, क्यों? ड्यू टू माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डाई सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें आपका पहले से ग्रुप प्रेजेंट होगा, दूसरा एक इलेक्ट्रोफाइल आके उस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा मेटा पे। वो कौन डिसाइड करेगा? जो उस पे ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है,
तो जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप या तो बच्चों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकता है। और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब पता है सिर्फ इतना है कि जो बेंजीन रिंग है, अगर इसके पास ग्रुप जी है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मैं पहले बोल दे रहा हूं, अगर बेंजीन रिंग से अटैच जो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ खींचेगा तो बच्चों वो होगा मेटा डायरेक्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वही डिसाइड, वही हेड है, वही प्रिंसिपल है, वही डिसाइड करने वाला है, तो उसका नेचर तो समझ लो। क्या बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा? अगर बढ़ाएगा तो बच्चों आने वाले प्रोफाइल कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर आपकी पैरा पोजीशन पे। तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस ग्रुप का नाम होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, जो प्रोफाइल आ रहा है, दोनों में से किसको बोले, वो दोनों में से किसको बोले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो प्रिंसिपल है ना, तो वही तो डिसाइड करने वाला है कि आने वाला इनकमिंग प्रोफाइल्स ऑर्थो पे करे कि पैरा पे करे। बात समझ में आ रही है? तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, मेरी बात समझो, तो उस केस में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाएगा, वो जो प्रिंसिपल ग्रुप है। और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे। अगर वो ग्रुप बेंजीन पे पहले से लगा हुआ प्रिंसिपल ग्रुप, अगर वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स बच्चों अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया है? बताओ जरा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूं ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। all meta directing groups are deactivating group। ठीक, मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या कि बेंजीन पे एक ग्रुप जो पहले से प्रेजेंट सामने से आ रहा है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, वो कहां पे अटैक करे? तीनों पे अटैक कर सकता है। अगर ये जो ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने का मौका सिर्फ कहां मिलेगा? मेटा पोजीशन। इसकी मेटा कौन सी होगी? देख लो आप, ये तो आपकी ऑर्थो हो जाएगी। ठीक है भाई, ये कर लो ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 3, एक तो ये मेटा होगी, इधर वाली ये 5 ये मेटा होगी। इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो प्रिंसिपल ग्रुप है वो आपका होगा मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? अब यहीं पे मैं एक वर्ड यूज करता हूं, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, कोई बताए मुझे? व्हाट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप? तो एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्टिवेटिंग ग्रुप एजी, एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होंगे बच्चों जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, और कौन से ग्रुप होंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर मैं बोलूं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे? बेंजीन को डीएक्टिवेट करना, बेंजीन को एक्टिवेट करना, बेंजीन को ही डीएक्टिवेट करना। तो बेटा बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज कब करेगी? जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाला हो बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये जो अगर लगे होंगे, तो उस केस में हमेशा बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों वो डिक्रीज करेगी और यहाँ पे करेगी इंक्रीज। तो इन्हीं को बोलते हैं एक्टिवेटर ग्रुप, इनको बोलते हैं डीएक्टिवेटर ग्रुप। समझ में आ गया? तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि बच्चों यहाँ पे जो प्लस एम और जो प्लस आर ग्रुप है, ठीक है, प्लस एम ग्रुप बोलूं या मैं प्लस आर ग्रुप बोलूं, तो इन ग्रुप्स को मैं क्या बोल सकता हूं? कैसे एक्ट करेंगे? किस तरीके से एक्ट करेंगे? एक्ट लाइक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और यहीं पर अगर मैं बोलूं माइनस एम या माइनस आर, ये तो विड्रॉइंग होंगे, तो बेटा ये ग्रुप कैसे एक्ट करेंगे? एक्ट लाइक मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ग्रुप के बारे में आपको आइडिया पहले से ही है। अब यहां से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हमारे ग्रुप्स कौन कौन से होंगे। जैसे बच्चों O माइनस, जैसे OH, जैसे NR2, जैसे आपका NHR, ये कुछ ग्रुप है। हर किसी के पास देखो लोन पेयर्स आपको दिखेगा,
यहाँ से NH2, यस इट इज NH2। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से ले सकते हैं हम एल्कोक्सी OR, जैसे OC डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3। और बात करेंगे तो NH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और भी ग्रुप की अगर बात करेंगे तो एल्काइल पार्ट, ठीक है। और ऑर्थो पैरा में आपके हेलोजेंस भी आते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है, जैसे ब्रोमीन है, जैसे आयोडीन है। और बात करेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर बच्चों आपका फिनाइल, ठीक है। ये कुछ कॉमन ग्रुप मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये आपके सारे के सारे ग्रुप हैं वो ऑर्थो एंड पैराडाक्टिंग कंडीशंस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यस, जब बनाएंगे हम लोग प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो उस केस में क्योंकि आप हर जगह देख लो, बेंजीन रिंग से अटैच जो आपका एटम है उसके पास क्या है, लोन पेयर्स है। वो डोनेटेड टेंडेंसी को होल्ड कर रहा है, चाहे इस ऑक्सीजन के ले लो, एक ऑक्सीजन के ले लो, या नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल पार्ट है, ये तो आपको पता है, हाइपर कंजुगेशन प्लस H, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपका प्लस M की तरह मैं एक्टिवेट कराऊंगा, बिल्कुल डिफाइन करूंगा। और बाकी आपका यहाँ से ग्रुप, ठीक है। तो सारे के सारे आपके ऑर्थो एंड पैराडाक्टिंग, मतलब अगर ये बेंजीन रिंग पे इतने सारे ग्रुप, ध्यान दो, अगर बेंजीन रिंग पे ये जो नीचे ग्रुप लिखे हैं, अगर ये सारे के सारे ग्रुप अगर बच्चों यहाँ पे लगे होंगे, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हम लोग बात कर रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूशन की, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बच्चों या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे, डिपेंड करेगा कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे कौन से होंगे। जैसे बच्चों यहाँ से आपका आ गया है NR3 प्लस, इस तरीके से। जैसे आपका यहाँ से ले सकते हैं NH2R, इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज। और ले सकते हैं आपका NHR2 ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके साथ मैं ले सकता हूँ बहुत जबरदस्त, यस NR3 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। नेक्स्ट ये आपका नाइट्रो, नेक्स्ट जोड़ा ले सकते हैं हम CX पार्ट, ठीक है। और ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे सल्फोनिक, यस सल्फोनिक सेक्शन। और यहाँ से आपका एल्डिहाइड, नेक्स्ट इज C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये वाला सेक्शन कीटोनिक में। नेक्स्ट होता C डबल OR, इसके ईस्टर हो गया। नेक्स्ट आपका एसिड वाला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो CCl3 भी है। नेक्स्ट आपका CF3 भी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ग्रुप लिख दिए हैं। अगर ये ग्रुप बच्चों बेंजीन पे पहले से ही प्रेजेंट है, एज ए प्रिंसिपल ग्रुप पहले से प्रेजेंट है ये सारे के सारे ग्रुप, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बच्चों अटैक करेगा कहाँ पे, मेटा पोजिशन पे। कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे। बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? बताओ बच्चों, हेलोजेंस, हेलोजेंस लोन पेयर्स को अंदर शिफ्ट करेगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, हम रिएक्टिविटी रेट की बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्टिविटी रेट के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डोंट कंफ्यूजन विद हेलोजेंस, यस। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, आप जरा, मैं कुछ आपसे हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, आप जरा मुझे बताना, यस। एक मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ बच्चों मैंने लगाया है, मैंने लिखा है A एटम, यहाँ पे एक B एटम है, कार्बन एटम है, उसको A और B नंबरिंग मैंने कर दी। यहाँ पे अटैच है बच्चों NH, और ये NH अटैच किया है मैंने इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, एक लोन पेयर, ठीक है। इसके सामने आया इलेक्ट्रोफाइल, तो बताओ मुझे ये कहाँ पे अटैक करेगा, ए पे अटैक करेगा या बी पे अटैक करेगा या फिर दोनों पे अटैक करेगा? भाई ये कार्बन है नीचे, ए पे अटैक करेगा, बी पे अटैक करेगा या फिर दोनों पे अटैक करेगा? कहाँ पे अटैक करेगा बताओ मुझे, बताओ बताओ जल्दी बताओ बच्चों। ए पे अटैक करेगा, अच्छा। और बताओ बाकी लोग। सेकेंड कंपाउंड देता हूँ चलो, बेंजीन, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन,
ठीक है, ये ग्रुप दे दिया। इसके सामने फिर से बेटा वही आया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, मैं पोजीशन दे दूं आपको। चलो ये ए पोजीशन दे दी, ये मैंने बी दे दी, बताओ कहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे बताओ ए और बी में कहाँ पे अटैक करेगा। पहले ये पहचाना तो सीख लो कहाँ पे अटैक करेगा, अभी जो पढ़ा था पूरी थ्योरी। मन मर्जी कहीं अटैक मत करा देना कि वहां वहां जोड़ देंगे आंसर बन जाएगा। बताओ बच्चों, फर्स्ट में तो यार देखो इजी था, फर्स्ट में कोई डाउट ही नहीं था यार। फर्स्ट में क्या तकलीफ थी, ये पाई ऊपर जाएगा यहाँ से, डेल माइनस होगा डेल प्लस, इस वाले बेंजीन की डेंसिटी बाहर जाएगी। जब बाहर जाएगी तो बताओ मुझे क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे। भाई मैंने बताया था कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाहर लगे हो बेंजीन रिंग से, तो वो कहाँ पे डिफाइन करते हैं, मेटा पोजीशन पे। अरे बताया था ना। तो ये बी तो बन ही नहीं सकता ना, बी तो पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट में, कोई चांस नहीं। ये क्या है, लॉन पेयर्स दिख रहा है इसके पास, अरे जोड़ के दे दिया, बस वही आपको कंफ्यूजन कर रहा है। लॉन पेयर्स दिया बेटा, तो लॉन पेयर्स क्या करेगा, अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी बेंजीन की, बढ़ेगी तो ये जो NH वाला भी बताया था, ये कैसे वर्क करेगा, ऑर्थो एंड पैराडाइलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो करने का मतलब बेटा क्या होगा, ये अटैक कहाँ पे करेगा, ए पे। तो आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, बी पे कोई अटैक नहीं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया था मैंने ए और बी, जरा इसका आंसर बताओ कहाँ पे अटैक होगा। बेटा देखो ये देखो ना, ये पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, एफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों बेंजीन रिंग से कहाँ होगी, बाहर की तरफ भागेगी। तो बेटा यहाँ मेटा वाला दिखना चाहिए, तो ऑर्थो पे लगा है, तो मतलब नहीं, यहाँ पे कोई अटैक नहीं होगा, बी पे कोई अटैक नहीं। अब इधर आ जाओ, जरा यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास सीधे लोन पेयर्स हैं, वो लोन पेयर्स क्या करेंगे बेटा, अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करेंगे डेंसिटी बेटा बेंजीन रिंग की बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया समझ में, मजेदार था, इंटरेस्टिंग सेक्शन था बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ एक और, चलो प्रैक्टिस के लिए बेंजीन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी और पढ़ते हैं अभी धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते चलते हैं लगातार। चलो यहाँ पे मैंने आपको एक इलेक्ट्रोफाइल लगा के दिया है, ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अटैक कहाँ पे होगा। रिंग दोनों साइड दे रखी है, तो अटैक बताओ कि ये जो रिंग है, इस रिंग में ये नाइट्रोजन बेटा, यही नाइट्रोजन है ना, दिस इज नाइट्रोजन एक्चुअली, यहाँ पे कार्बन ही नाइट्रोजन। तो बताओ बेंजीन रिंग, इधर तो बेंजीन रिंग दे रखी है, इधर तो कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज ये तो आपकी बेंजीन है नहीं, इसको छोड़ दो। तो इसके पास क्या है बच्चों, लॉन पेयर्स, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे अटैक कहाँ कहाँ होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल सामने से आ गया, तो ये एन कैसा ग्रुप बेटा, लॉन पेयर्स, तो लॉन पेयर अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की क्या हो चुकी है बच्चों, अरे यार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंफ्यूज मत हो, लिटा दिया सीधा कर दिया उससे कंफ्यूज मत हो, बस ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। यस, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, तो बेंजीन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो बेटा नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो ऑर्थो पे आएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे पैरा पे माइनस। तो ये कहाँ कहाँ अटैक करेगा, बिल्कुल अटैक करेगा यार, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके पास, बिल्कुल सही। ऑर्थो एंड पैरा, तो अगर वहां पे नंबर लिख के देना ABCD, ऑर्थो पैरा ये सब ABCDE करके लिख के दे, तो आप टिक कर सकते हो कि कहाँ पे अटैक कर सकता है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, जरा बताना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और इसके साथ ये 5 कार्बन का रिंग है, और यहाँ लगा दिया मैंने चलो ब्रोमीन। अब बताओ, अब बताओ, अब इलेक्ट्रोफाइल अगर सामने से आएगा तो कहाँ पे अटैक करे, अब बताओ मुझे। अब इलेक्ट्रोफाइल आया तो कहाँ पे अटैक करेगा, मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ से, चलो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, बताओ मुझे। और इसके पास है बच्चों लॉन पेयर्स, थिंक करो और बताओ मुझे कहाँ पे अटैक करेगा। यस प्लीज बच्चों जल्दी से आंसर करो, डाइस सब्स्टिट्यूशन खत्म होने वाला है, मैक्रोनियम सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं पूरा, रिएक्शन अभी आई नहीं है। 1/5, 1/5, 1/5 पे अटैक करेगा, अच्छा दीप्ति ने किया है, यस 1/5, 1/5 यार बिल्कुल सही है, ब्रोमीन यहाँ पे लगा, देखो कंफ्यूजन तो है ही नहीं यार। ये लॉन पेयर्स क्या करेगा मुझे बताओ, क्या करेगा ये वाला, ये नाइट्रोजन का, ये अंदर शिफ्ट करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक ठाक। और इस पे ऑलरेडी लगा के दे रखा है बच्चों क्या, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, तो पैरा पे तो कोई अटैक हो नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो अटैक सिर्फ होगा आपके 1/5, 1/5 ही तो वेकेंट है, वहां पे अटैक करा दो, हो गया खत्म कहानी, फिनिश। ट्राई सब्स्टिट्यूशन इज फिनिश, नाउ कम्स ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ट्राई सब्स्टिट्यूशन, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन में क्या है, 3 बार सब्स्टिट्यूशन, और 3 बार सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए,
कि बेंजीन रिंग के पास पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इस बेंजीन रिंग के पास पहले से ही बच्चों ऑलरेडी 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, या तो ये ग्रुप G1 यहाँ हो या ग्रुप G2 यहाँ हो। अच्छा, मोनो सब्स्टिट्यूशन में क्या था बताओ? कोई ग्रुप नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, मोनो सब्स्टिट्यूशन। डाई सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, एक ग्रुप पहले से है, आएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ग्रुप वो डिसाइड करने वाला कि अटैक कहाँ पे होने वाला है। अभी हम लोगों ने किया एग्जांपल्स लिए कुछ। ट्राई सब्स्टिट्यूशन में तीन तीन का मतलब 2 ग्रुप पहले से होंगे, 2 ग्रुप पहले से होंगे, एक आएगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। यस, रट्टा नहीं मारना है। एक 2 ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, एक ग्रुप आएगा वो इस पे अटैक करेगा, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने वाला है। अब वो कहाँ करेगा? तो कहानी तो फंस गई ना कि 2 ग्रुप हैं ये G1 G2। अब G1 G2 में कैसे डिसाइड हो, या तो दोनों के दोनों ग्रुप आपके क्या हो, एक्टिवेटर हो, तो आंसर सर कैसे बनेगा, या फिर दोनों के दोनों ग्रुप आपके डीएक्टिवेटर हो, तो आंसर कैसे बनेगा। तीसरा केस, एक एक्टिवेटर है एक डीएक्टिवेटर है, तो बताओ आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एडवांस के अंदर। यही एडवांस यही पूछता है, पढ़ के जाओ एनसीईआरटी, कुछ नहीं हिला पाओगे वहां पे, सब कुछ गलत हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं हिला सकते वहां पे, सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और रट्टा मार चीजें चलने वाली है नहीं। एक एक्टिवेटर है, दूसरा डीएक्टिवेटर है, दोनों एक्टिवेटर है, दोनों डीएक्टिवेटर है, गाड़ी फंस जाएगी, पोजिशन बदल देगा, फिर गाड़ी फंस जाएगी। यस, यही तो इंटरेस्टिंग सेक्शन है। बस लॉजिक बैठाओ, मजा आ जाएगा। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन के अंदर केस 1 को लेते हैं। केस 1 में लिया है कि बच्चों दोनों के दोनों ग्रुप हैं, मैं लिखूं इफ बोथ ग्रुप आर एक्टिवेटर, दोनों के दोनों बच्चों एक्टिवेटर हैं, तो आंसर कैसे बनाया जाए। एक्टिवेटर होने का मतलब ये बेटा ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग। अरे क्या मतलब, ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग, ठीक है। देन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप, हायर प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या, मान लो एक ग्रुप आपका G1 है, एक ग्रुप आपका G2 है, दोनों एक्टिवेटर हैं, दोनों बेंजीन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों में से बेटर एक्टिवेटर कौन सा है। कहानी ये है, अगर इन दोनों में से बेटर एक्टिवेटर अगर G1 है, तो G1 विल डिफाइन कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, G2 डिफाइन नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, दोनों एक्टिवेटर हैं, पहला केस समझ लो, दोनों एक्टिवेटर हैं, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा बेंजीन पे, वो कौन डिसाइड करेगा, जो बेटर एक्टिवेटर होगा। समझ में आ रहा है? जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी एक्टिवेशन के अंदर। सपोज मैंने बोला है कि G1 यहाँ पे आपका बेटर एक्टिवेटर है, तो दैट विल डिसाइड कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। ऑर्थो या पैरा पे अकॉर्डिंग टू G1, G2 के अकॉर्डिंग आंसर नहीं बनने वाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, करेक्ट, सभी को समझ में आ रही है? यस। अब सुनो, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा पहचान लो। ऑक्सीजन के साथ यह हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है। नेक्स्ट आपका Nr2, ये ग्रुप मैं आपको सीक्वेंस भी लिख के दे रहा हूँ, हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा। देन आपका OR ग्रुप आएगा, ठीक है, ये ऑर्डर है। नेक्स्ट आपका यहाँ से NH, डबल बॉन्ड ONR, ये ग्रुप आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक एल्काइल पार्ट मिलेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे हेलोजन्स, ठीक है। कुछ ये ध्यान दो, तो ये मैंने एक सीरीज लिखी है, ये मैंने एक ऑर्डर लिखा है एक्टिवेटर का, कि बेटर एक्टिवेटर कौन कौन सा है किस तरीके से। तो ये एक्टिवेटर का सीक्वेंस लिखा है, तो इस एक्टिवेटर के सीक्वेंस को आप स्क्रीनशॉट लेके लगा लेना, ठीक है, और 4-5 बार देखना, ठीक है, 1 वीक में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस ऑर्डर को। बिकॉज अगर ये ऑर्डर पता नहीं होगा तो आंसर कभी नहीं बनने वाला, ये ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलो अब सीधे करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस पे। मैंने यहाँ पे मान के चलो बच्चों एक ग्रुप लिया है ए ग्रुप मैंने यहाँ पे ले लिया है बी, ये बेंजीन है। इस ए को मैंने बोला है एक्टिवेटर और ये बी भी आपका एक्टिवेटर है, ठीक है। सामने से आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो ए है उसका एक्टिवेशन पावर बेटर है एज कंपेयर टू बी। तो बताओ मुझे, मैं नंबरिंग करके दूं 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा बताओ। हम बात कर रहे हैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन की, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा। ए मैंने बोला है कि ए आपका बेटर एक्टिवेटर है जिसकी प्रायोरिटी आपकी हाईएस्ट है, ठीक है, एक्टिवेटर में। तो अटैक कहाँ कहाँ किस किस नंबर्स पे होगा, नंबर्स आपको बताने। तो बी से तो आंसर नहीं बनने वाला, क्रॉस कर दो, ए से आंसर बनेगा।
ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर का मतलब बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी होंगी वो देख लो। एक तो ऑर्थो पोजीशन ये होगी, एक ऑर्थो पोजीशन ये होगी। उस ए के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली होगी। लेकिन लेकिन सिक्स पोजीशन पे देखो पहले से भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अटैक नहीं होने वाला। अटैक कहाँ कहाँ होगा, या तो अटैक आपके 4th पे होगा या फिर अटैक आपके 2 पे होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2,4, ठीक है। डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स कितने दे रखे हैं, समझ में आ रहा है? तो अटैक कहाँ कहाँ पे होगा बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा लिख दूं मैं, ऑर्थो एंड पैरा पे सिर्फ अटैक होगा। ऑर्थो वाली 2nd पोजीशन खाली है और पैरा वाली आपकी 4th पोजीशन खाली है। और अट्टा मार लेते हैं कि उसको यहाँ लगाओ उसको वहां लगाओ, लेकिन पता नहीं होता कि आंसर कैसे बनता है। हम जबरदस्ती कर लेते हैं फिक्स। एक और देता हूँ, चलो यहाँ पे आंसर बता। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया बेटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे दिया मैंने सपोज क्लोरीन। अब बताओ, इसके सामने दे दिया है मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल, और करो प्रोसीड। बताओ मुझे कहाँ पे अटैक करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने, ये क्वेश्चन एक तरीके से है, देखो सीधा क्वेश्चन बनेगा अगर आपने लॉजिक समझ लिया ना, तो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला, बहुत ही इजी बनेगा कि कहाँ पे कौन अटैक कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया, तो बताओ मुझे अटैक कहाँ करे। फर्स्ट वाले में नंबरिंग कर दूं मैं, चलो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे करूं मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। बताओ 1 वाले में बेटा आपको पता है दोनों ही एक्टिवेटर हैं भाई, प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूँ? प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हेलोजन तो बच्चों कहाँ पे आते हैं? लिस्ट में। अभी आपको मैंने सीरीज लिखी थी, सीरीज आपको पता होनी चाहिए, लिस्ट में। ये तो एक्टिवेट कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका ओएच डिसाइड करेगा। ओएच करेगा डिसाइड, तो ओएच की ऑर्थो पैरा पोजीशन चेक कर लो। तो ऑर्थो पैरा के चेक करेंगे तो 2 6 पे पहले से प्रेजेंट है, 6 पे अटैक नहीं करने वाला। 2 और 4, तो यहाँ पे लिख लो 2,4 पे एडिशन कर इलेक्ट्रोफाइल का। आंसर आपका पूरा सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। समझ रहे हो ना? एक ही बेंचनी पे 3 ग्रुप लग जा रहे हैं, कोई डाउट भी नहीं हो रहा है, सीधा यस। लेकिन अगर ये रूल्स पता नहीं होगा तो गलती बिल्कुल होने वाली है। अब कहीं भी लगा के आओगे सारे आंसर आपको एक जैसे लगेंगे। अब आ जाओ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होगा? इसमें बेटा मान कर चलो मैंने बोला है कि ए अच्छा एक्टिवेटर है बी के कंपैरिजन में, तो क्या है बी से आंसर न मत बनाओ। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करे बताओ जल्दी से? 4th पोजीशन तो कवर है पैरा पोजीशन, तो अटैक करा लो आप 6 पे या फिर करा लो आप 2 पे। कितना इजी है यार, इससे इजी कुछ और हो नहीं सकता। मतलब 2,6, बस यहाँ पे अटैक करा लो, पीसी को रिप्लेस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ क्लियर। पहला केस क्लियर, जब दोनों एक्टिवेटर हैं। अब मैं बात करूंगा कि जब हमारे एक ग्रुप आपका एक्टिवेटर हो और दूसरा ग्रुप आपका डीएक्टिवेटर हो, तो हम लेते हैं बच्चों केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आपका एक ग्रुप ए मान लेता हूं मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक ग्रुप आपका बी जो आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तब हमारा आंसर कैसे बनेगा? एक एक्टिवेटर है, एक आपका डीएक्टिवेटर है। तो देखो बहुत ही ईजी है। जब भी एक एक्टिवेटर हो और दूसरा डीएक्टिवेटर हो, तो उस केस में हम आंसर कैसे निकालें? तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से वो अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर। इससे आंसर नहीं बनेगा। ये सर रूल्स हमारे कहते हैं, ये थर्मोडायनेमिकली कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं अपने घर से नहीं निकालता हूँ, ये साइंस की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं थर्मोडायनेमिकली नहीं जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मैं उसको छोड़ दो, बस रूल्स पे फोकस हो जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एडवांस में थर्मोडायनेमिकली कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे हमेशा आंसर निकालना है कि जब भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा वो अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर ग्रुप। एक्टिवेटर ग्रुप से आंसर नहीं निकालना है। जब दोनों एक्टिवेटर थे तो बेटा एक्टिवेटर, उससे आंसर निकालना। एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर को छोड़ देना, एक्टिवेटर से आप आंसर निकालना, आंसर बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान के चलो एक मैंने लिया है एक्स, मैंने लिया है बाई। बाई मान लेते हैं आपका डीएक्टिवेटर है, ये आपका एक्टिवेटर है। तो कितना इजी है, लेकिन पहचानना आना चाहिए। पहचानना नहीं आएगा तो गलती हो जाएगी। अब तो आसान लग रहा होगा ना, कॉन्सेप्ट बता दिया इसलिए। तो डीएक्टिवेटर से आंसर मत निकालना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में, बिकॉज इट इज एक्टिवेटर। तो आपका ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कहाँ कहाँ अटैक करेगा? तो ये अटैक करेगा आपके तो 4th पोजीशन पे या फिर अटैक करेगा 2 पे। तो 2,4 से बनेगा आपका प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? एक और ले लेते हैं, चलो। मैंने लिया है एक्स ऊपर, मैंने लिया है बाई नीचे। सपोज बेटा बाई एक्टिवेटर है, बाई आपका एक्टिवेटर है, एक्स आपका डिएक्टिवेटर, आपने पहचान लिया। तो बताओ आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अटैक करेगा इस बाई के रिस्पेक्ट में। बाई इज एक्टिवेटर, इसके आंसर नहीं बनने वाला। तो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो एक तो पोजीशन ये खाली है, एक पोजीशन ये खाली है। ये पोजीशन पहले से कवर है ना पैरा, तो वहां पे अटैक नहीं करने वाला, यहाँ पे अटैक नहीं होगा, सिर्फ अटैक होगा आपके इन दोनों पोजीशन पे। समझ में आ गया पूरा? क्लियर है?
केस थर्ड की तरफ चलें। यस, नेक्स्ट है बच्चों केस थर्ड। केस थर्ड की बात करें अगर दोनों के दोनों बच्चों कैसे हों आपके डीएक्टिवेटर, मैं लिख देता हूं बोथ ग्रुप आर डीएक्टिवेटर। ठीक है, दोनों के दोनों आपकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग का मतलब बच्चों मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हो बच्चों, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब बच्चों मेटा डायरेक्टिंग। तो फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो जब दोनों के दोनों ग्रुप अगर आपके डीएक्टिवेटर्स होते हैं तो उस केस में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू वीकेस्ट डीएक्टिवेटर ग्रुप। अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू वीकेस्ट डीएक्टिवेटर ग्रुप। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू वीकेस्ट डीएक्टिवेटर ग्रुप। ठीक है, जो भी गिवन प्रायोरिटी होगी उसके रिस्पेक्ट में। प्रायोरिटी आपको मैं लिख देता हूं एक बार। यस, प्रायोरिटी देख लो आप। सबसे पहले बच्चों आएगा N+R3। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे नाइट्रो, नेक्स्ट आपका यहाँ से साइनाइड, नेक्स्ट आपका यहाँ से सल्फोनिक सेक्शन आता है, नेक्स्ट आपका यहाँ से एल्डिहाइड वाला सेक्शन, नेक्स्ट आपका यहाँ से कीटोनिक सेक्शन, उसके बाद बच्चों आएगा आपका कार्बोक्सिलिक। ठीक है, बस इस सीक्वेंस को फॉलो करना तो भी आंसर आपका बन जाएगा, बिकॉज ये सीक्वेंस, यही सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन एडवांस में आते हैं तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आंसर्स किस तरीके से बने। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। चलो, मैंने बच्चों एक कंपाउंड लिया है इस तरीके से, बेंजीन लिया है मैंने यहाँ पे X और यहाँ ले लिया मैंने बाई। चलो, यहाँ से सामने से मैं लेके आया इलेक्ट्रोफाइल। दोनों बच्चों क्या है, डीएक्टिवेटर हैं, ये भी डीएक्टिवेटर लगा आपको, ये भी डीएक्टिवेटर। दोनों में से मैंने एक लाइन यहाँ पे टर्म यूज किया था कि बिगेस्ट डीएक्टिवेटर, मैंने बोला था बिगेस्ट डीएक्टिवेटर ग्रुप। बिगेस्ट डीएक्टिवेटर ग्रुप डिसाइड, मैंने बोला कि बेटा सपोज आपका बिगेस्ट डीएक्टिवेटर आपका मान लेते हैं बाई है, बाई आपका बिगेस्ट डीएक्टिवेटर है ना, तो आपका आंसर कैसे बनेगा बताओ? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगी, नंबरिंग कर दूं मैं? चलो 1 2 3 4 5 6, बताओ मुझे कौन कौन से नंबर्स आपको कहाँ पे अटैक करेगा ये? यस बताओ बच्चों, कहाँ पे अटैक करना चाहिए? मेटा पोजीशन सर्च करनी पड़ेगी, एक्स रिस्पेक्ट में नहीं, बाई के रिस्पेक्ट में। तो बाई की मेटा कौन सी होगी, चेक करो। बाई की मेटा ये 1, ये 2, ये 3, एक तो ये हो सकता है। ठीक है मेटा, दूसरे इसका मेटा कौन हो सकता है? ये कुछ यूं है। ठीक है, स्ट्रक्चर सही देख लो, 1 2 3, एक तो मेटा पहले से ही कवर है तो कहाँ अटैक करेगा, 3 पे। आप खोजते हो ना कि बेंजीन में जब अटैक हो रहा है तो सर दो दो क्यों लग रहे हैं, यहाँ पे एक ही क्यों लगा, दो क्यों नहीं लगे? वहां पे दो लगे थे, दो लगा दिए थे मैंने, है ना, NO2+। यहाँ पे मैंने दो क्यों नहीं लगाए, वहां पे एक लगाया था, यहाँ पे दो कैसे लगा दिए? कोई ये रीजन, यही रीजन है डेप्थ में, यही समझना पड़ेगा। ठीक है, यस, एक क्वेश्चन और दूं, क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी मैं लॉजिक से डिस्कस कर रहा हूँ कि लॉजिक कैसे बैठेंगे। ये और बी, मान लेते हैं कि बी आपका यहाँ पे बीकेस्ट डीएक्टिवेटर है, दोनों डीएक्टिवेटर है लेकिन बी आपका बीकेस्ट डीएक्टिवेटर है, तो बताओ आंसर कैसे बनाए? तो बी बताने वाला है आंसर, ए नहीं बताने वाला है। तो बी के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन, बी के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी? तो ये यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, एक तो ये मेटा हो जाएगी इसकी, दूसरा 1 2 3, एक मेटा ये हो जाएगी, तो यहाँ पे बनेंगे दो। समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल दो जगह अटैक कर, ऊपर वाले में एक ही जगह अटैक कर रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? जैसे नीचे जो दो जगह कर रहा है ऊपर एक जगह कर गया, वो रूल्स है उसके रिस्पेक्ट। ठीक है, करेक्ट है बच्चों, सभी को समझ में आ गया? यस, अब लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल्स। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है फिनॉल, ध्यान दो मैंने लिया है फिनॉल, और फिनॉल के सामने मैंने यहाँ पे डाला है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ ऐड किया है मैंने इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा आपको टिक करना है, कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा। तो डिसाइड कैसे करें? तो डिसाइड करना बहुत आसान है। ऑल पे अटैक करेगा? नहीं संदेश, ऑल पे नहीं करेगा। ऑल पे अटैक नहीं होने वाले इलेक्ट्रोफाइल का देखो मैं वही बता रहा हूँ कि जब भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स आता है तो उसका ओरिएंटेशन डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी इन एरेनियम आयन। ठीक है,
जो आपका एरेनियम आयन है, एरेनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, एरेनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है, दैट विल डिसाइड कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ कहाँ अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑर्थो। ऑर्थो को पहले समझते हैं। चलो मैंने ऑर्थो ले लिया है और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या आंसर बनेगा। मैंने मान के चलो ऑर्थो पोजीशन पे, हाँ ये देखो ये OH लगा लिया मैंने, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैंने क्या करा है कि पाई एंड पाई, और यहाँ पे पाई प्रेजेंट था पहले से, और मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रोफाइल में लेके आया। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले सेक्शन को, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में ऑर्थो पे लगा दूं, तो ऑर्थो पे मैं कैसे लगाऊं जल्दी से बताओ। तो भाई मैंने क्या करा है कि पाई को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया। अब यहाँ पे जब अटैक कर दिया तो OH तो ऊपर सेम, पाई बॉन्ड यहाँ डिस्टर्ब नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। कोई डाउट इसमें नहीं? सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी जब पॉजिटिव आ गया तो मुझे बताओ क्या करेगा, रेजोनेंस होगा। एरेनियम आयन, एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी, तो ये पाई यहाँ जाएगा, तो एक बार पॉजिटिव यहाँ, एक बार पाई यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे। तो मुझे जल्दी से बताओ पॉजिटिव, पॉजिटिव बेटा कहाँ पहुंचा रिजल्ट मूवमेंट करते हुए, कि जिस कारण पे OH लगा था उसी पे पहुंच गया OH। तो क्या पॉजिटिव स्टेबल होगा? बिल्कुल होगा। ऊपर से ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। बात समझ में आ रही है? तो लोन पेयर फटाक से रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो लोन पेयर को स्टेबल कर देगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। तो मतलब मेरी बात समझो कि यहाँ से जो बनेगा वो कुछ यूं बन जाएगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ दिखेगा, और इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O देन H, और इसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज, ये मिलेगा। तो पॉजिटिव स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ? बिल्कुल हो गया। पॉजिटिव स्टेबल हुआ तो डेफिनेटली वी विल कॉल, भाई एनियम आयन की स्टेबिलिटी ना, पॉजिटिव चार्जेस की स्टेबिलिटी ना, बिल्कुल वो स्टेबल हो चुका है। देन वी विल कॉल कि बच्चों यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो वाला, वो तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट। हम बात कर रहे हैं फिनोल के रिस्पेक्ट में, फिनोल के रिस्पेक्ट में वो आपका एक्टिवेटर ग्रुप है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ऑर्थो पे अटैक क्यों किया? इसलिए अटैक किया बिकॉज उसका एनियम आयन स्टेबल था। बात समझ में आ रही है? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, इजी है, समझ में आ रहा है? ऑर्थो पे अटैक क्यों किया? बिकॉज उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल हो गया ना एनियम आयन का। सभी को समझ में आ रहा है? चलो अब इसी के साथ मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज मेटा। क्या मेटा पे ऐसा होगा? तो आप ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो और क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मेटा को लेके। तो क्या मेटा पे आंसर बनेगा? आप जरा चेक करके देखना, आप लोगों ने जरूर ड्रॉ किया होगा। मैंने यहाँ पे लगा लिया है OH, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, OH लगा लिया। मैं मेटा को चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बच्चों क्या करा है कि ये हमारे पास फिनोल था, मैंने इलेक्ट्रोफाइल लेके आया, मैं मेटा पे अटैक कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पाई को नीचे शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे हो गया। और जैसे अटैक हुआ तो मेटा पे बच्चों क्या लग चुका है, इलेक्ट्रोफाइल, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज और ये था बच्चों आपका OH। कराओ रेजोनेंस, कराओ एनियम आयन की स्टेबिलिटी। तो देखो डबल, देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऊपर तो सिंगल बॉन्ड फिर से मिल जाएगा, तो ये तो कंजुगेशन नॉन पेयर्स होगा नहीं, बट ये पाई कंजुगेशन में होगा, पाई सिंगल डबल, पाई सिंगल पॉजिटिव, समझ में आया? तो ये पाई इधर से इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ, ये पाई यहाँ से यहाँ तो पॉजिटिव यहाँ। मेरे भाई पॉजिटिव कभी स्टेबल हुआ यहाँ पे? कभी पॉजिटिव स्टेबल हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। एनियम आयन स्टेबल हुआ ही नहीं, पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं हुआ है, नो स्टेबल। तो नो स्टेबल, तो मेटा का आंसर नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग कहानी है कि नहीं? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। यस बिल्कुल। यस, इसके बाद मैं एक जो लास्ट वाला सेक्शन था उसको भी कर लेता हूँ एक्सप्लेन। मैंने यहाँ पे पैरा वाला लेता हूँ मैं। चलो पैरा वाले पे मैंने क्या करा है, इस तरीके से मैं पैरा पे अटैक कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे लगा दिया मैंने फिनॉल, और इस तरीके से, यस ये OH लगा लिया मैंने, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल,
और यहाँ पे लेके आया मैं इलेक्ट्रोफाइल, मैं लगाना चाह रहा हूँ पैरा पे। ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया, रीजन भी क्लियर हो गया। चलो मैं लगा जो मेटा, मेटा मतलब पाई को इधर घुमा लेता हूँ मैं, ठीक है। मतलब पाई को मैंने यूं घुमा दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ पे अटैक कर गया, तो ये मेटा वाला ग्रुप बन गया। क्या एनियम आयन स्टेबल होगा? बताओ मुझे। डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बताओ, पॉजिटिव को रेजोनेंस कराऊं मैं? चलो, डबल बॉन्ड ये है, डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ होगा। क्लियर? एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुआ है? एक सेकेंड, डिस्कस कर रहा हूं मैं पैरा का। यस, देखो, तो यहाँ से पाई में, पाई मुझे किधर लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये पैरा पे जाके अटैक कर देगा। कर दिया इसने अटैक, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पहुंच गया, ठीक है। बाकी डबल बॉन्ड ये। तो अब कहानी स्टार्ट करो, रेजोनेंस करते हैं चलो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे। तो जिस कार्बन पे OH लगा है उसी पे पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल स्टेबिलिटी डेफिनेटली। तो यहाँ से आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या था कि जब भी आपके एक्टिवेटर ग्रुप होंगे, तो एक्टिवेटर ग्रुप में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा एक्टिंग ग्रुप आपको मिलेंगे प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ से अगर मेटा की बात करें, तो मेटा में तो एरेनियम आयन स्टेबिलिटी थी ही नहीं, तो यहाँ से कोई भी आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अगर इसका स्टेबिलिटी कर्व की बात करूं, तो इसका स्टेबिलिटी ग्राफ कैसे बनेगा? ये देखो, इधर मैंने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इधर लिया है मैंने प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जरा कर्व देखते हैं, तीनों कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा मेटा, तो मेटा का तो बेटा मैक्सिमम एनर्जी के साथ डिफाइन होगा, स्टेबिलिटी नहीं हुई, है ना। ऑर्थो का यूं बनेगा और पैरा का भी लगभग बराबर बने। तो देख, ये होगा ऑर्थो का, ये होगा पैरा का, ये होगा मेटा, देख लो, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या है? इक्वल है। ये ग्राफिकल बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं करनी है। इसके बाद एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए, कि मैंने बच्चों चलो मान के लिया यहाँ पे CH3 मिथाइल ले लिया है, और मैं चाहता हूँ तीनों ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएं, कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपके ऑर्थो पे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपके मेटा पे, इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक आपके पैरा पोजिशन पे। तो तीनों को आप डिफाइन कर पाओगे? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होने वाला बच्चों, क्या होने वाला है? इंडक्टिव इफेक्ट होने वाला है, ये बात समझ लो। यहाँ पे इफेक्ट कौन कौन सा होगा? यहाँ पे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और बच्चों हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन से ये आंसर आपका बनेगा। तो मुझे जल्दी से बता दो, यहाँ पे मेटा वाला तो आंसर नहीं बनने वाला, वही रूल्स होगा, आप अप्लाई करके देख लेना। तो मेटा से कोई भी आप करके जरूर देखना, ट्राई करना। मेटा से कोई आंसर नहीं बनेगा। ऑर्थो पे एनियम स्टेबल होगा और पैरा पे एनियम स्टेबल होगा। ऑर्थो और पैरा पे ही इरेनियम आयन स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो मतलब यहाँ से बनेंगे आपका ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स, आपके यहाँ पे आपकी जो ग्रुप होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होंगे, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी आप एक बार निकाल लेना। यस, इसके बाद एक केस और ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया एल्डिहाइड। अभी तो मैं एक्टिवेटर ग्रुप की बात कर रहा था, मैंने लगाया सपोज यहाँ पे एल्डिहाइड। तो अब बताओ, अब आंसर कैसे निकाला जाए? तो यहाँ पे भी वही तीनों सीक्वेंस लेने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे बिल्कुल। इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे मेटा पे ले लिया मैंने, और एक बार इलेक्ट्रोफाइल मैंने ले लिया बच्चों यहाँ पे पैरा पोजिशन पे। तो अब जल्दी से बताओ मुझे, ऑर्थो वाले को मैं करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है, पैरा भी समझ में आ जाएगा। चलो ऑर्थो वाले को मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मान कर चलो, आपको पता है कि जो एल्डिहाइड है वो कैसा है? -M ग्रुप है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, -M ग्रुप है। तो क्या होगा, मैं ऑर्थो पे लगा दूं, तो मैं क्या करूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहाँ शिफ्ट करूँ? पाई को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पे अटैक कर गया, और जैसे इसने अटैक किया, तो यहाँ से आपका इधर पहुंच गया इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव आपका यहाँ आ गया है, डबल बॉन्ड यही मिला, ऊपर आपका आ गया है C डबल बॉन्ड ONH। करो रेजोनेंस जल्दी से, रेजोनेंस करेंगे तो ये यहाँ पे पहुंचेगा पॉजिटिव यहाँ, और ये यहाँ पहुंचेगा पॉजिटिव यहाँ। तो जिस कारण में पॉजिटिव आया उसी के पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी क्या है? -M ग्रुप है, बेट्रॉइंग ग्रुप है, तो भाई पॉजिटिव बढ़ जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है बेटा, वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाली है।
मतलब ये अनस्टेबल, क्या हो गया, अनस्टेबल। तो जब ये अनस्टेबल, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी ये ऑर्थो पे अटैक नहीं करने वाला है जब प्लेसम ग्रुप सामने लगा के दिए जाएं। इसी तरीके से अगर मैं मेटा पोजिशन निकलूं, तो मेटा पोजिशन भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेटा पे एक बार अटैक करके देख लो, और देख लो यहाँ पे स्टेबिलिटी हो रही कि नहीं हो रही है। रीजन समझ में आने चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो क्लियर होना चाहिए। चलो मेटा पे लगाते हैं एक बार, ठीक है। तो मेटा मतलब थर्ड पोजीशन पे लगा लेते हैं। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लगाया है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और इसके साथ यहाँ पे ये यहाँ लगा, मेटा पे लगा लिया मैंने, ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा मेटा वाला, ठीक है। पाई को नीचे शिफ्ट कर लिया, मेटा पे लगा लिया, ठीक है। तो बताओ पॉजिटिव स्टेबल होना चाहिए क्या? पॉजिटिव स्टेबल यहाँ पे होगा क्या? देखो ये पाई इधर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर ये पाई इधर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। लेकिन ऑर्थो बारे में तो पॉजिटिव बढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे एल्डिहाइड लगा है, माइनस ग्रुप लगा है, वहां पे पॉजिटिव आ चुका है। तो पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा में बहुत तेजी से एक्सटेंड करता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। मेरी बात समझ लो ध्यान से। ऑर्थो और पैरा के अंदर पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आता है जिस कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, जिस पे माइनस एम ग्रुप लगा है। इसलिए यहाँ पे आपके ऑर्थो पैरा ग्रुप्स नहीं बनते हैं, ये आंसर नहीं बनता है, ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं होता है। आपका मेटा वाले पे पॉजिटिव, नो डाउट ऑर्थो और पैरा कंपेरिजन में लिटिल बिट स्टेबल होता है, तो यहाँ से आपका मेटा वाला ही बनता है प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? पूछ लो।